भी है वो जल्दी से जल्दी शेयर करें। और एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। यानी कहने का मतलब कि एग्जाम में जब एक कैलकुलस के साथ होता है ना, तो आपको ये बात समझना होना है कि ये बहुत ही मतलब ये दोनों चैप्टर को साथ में लेके चलना होगा आपको स्टेट बोर्ड के लिए। क्योंकि क्या होगा कि एक क्वेश्चन में मान लिया कि क्वेश्चन नंबर 1 यदि दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 में यदि 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मान लिया कि 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए और इसमें से एनी 2 और 3 करना होगा। यदि 4 दिया हुआ रहेगा, बराबर है, तो इसमें से मान लिया कि एनी 3 करना होता है। क्योंकि ये स्टेट बोर्ड के पैटर्न भी मैं देखा हूं, आप लोग भी जैसा जानते हो, यदि सपोज दैट कि एनी 3 करना होगा तो आपको 3 कहने का मतलब कि जब तुम करोगे इसमें से तो 2 कैलकुलस के रहेंगे, मतलब इसमें 3 कैलकुलस के रहेंगे और एक तुम्हारा एक डिस्ट्रीब्यूशन का रहेगा। तो 3 कैलकुलस में कोई जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों तुम्हें आएंगे ही। हो सकता है कि कैलकुलस में एक आधा क्वेश्चन जो हो टफ हो, आपको ना बने, तो उसको कॉम्बिनेशन में रखने के लिए आपको इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ता है कि ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन जब हमें लगाने हैं तो 2 भी कैलकुलस का आ गया तो एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन से आ जाना चाहिए, बराबर है। वहां पे बहुत अच्छा से रोल प्ले करता है बेटा, ध्यान रखना। तो चले बताएं, कोई डाउट? 13 नंबर, चलो देखना बेटा, 13 नंबर डाउट है। सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज 2 और 3 के बीच में पूछा है आपसे, ठीक है ना। सबसे पहले डब्बे बना लो, सबसे पहले डब्बे बना लो। कहां है बेटा डब्बा, बताओ। हाँ चलो, तो जहां पे कैपिटल एक्स, क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सवाल को समझना, डब्बा इस तरह से है, कैपिटल एक्स दैट इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, यानी जो भी आपका इवेंट है उसको यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, 0 से लेकर के 4 तक है। तो 0 1 2 3 4 ऐसा है। और नेक्स्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी है p ऑफ x का होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.1। देन वंस अगेन कहां तक है? 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 और क्या है? 0.15 and last one is the 0.25 0.25। इस तरह से आपको बना हुआ है, मैंने टेबल बना दिया। अब निकालना क्या नहीं है आपको, क्या निकालना है बताओ मुझे, बोलना। देन प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। थोड़ा सा एक बार इसको सोचिए आप। हाँ, तो निकालना क्या है इसमें? सबसे पहले देखना आपको 2 और 3 के बीच में प्रोबेबिलिटी को सोल्व करके आपको इसका आंसर देना। यानी कहने का मतलब कि 2 भी लिखना होगा और 3 भी लिखना होगा। और 2 और 3 के बीच में और कुछ है क्या? नहीं, बस 2 ही है, 2 और 3, इसके बीच में कहीं भी कुछ नहीं है। तो एक काम करने का मतलब क्या, यानी इसका मीनिंग ही साफ इस तरह से होता है
यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। सपोज दैट के 4 तक होता, लेट अस एज्यूम कि 4 तक होता, तो हमें क्या करना होगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कितना 4, एक सा ही लेना होगा, क्योंकि जब 2 से 4 होगा तो उसके बीच में जहां जहां पे आपको x का वैल्यू दिख रहा है सभी लेना होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ओनली 2 और 3 के बीच में, तो आपको 2 और 3 लिखना होगा, 4 लिखने की गरज ही नहीं है, क्योंकि आपको सवाल में बस इतना ही बोलना। अब बताओ सिंपल, 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या दे रहा है उसका, 2 पे दे रहा है 0.3, तो मैंने 0.3 लिख दी। इस पे कितना दिया 3 पे 0.15, ये भी दे दिया, जोड़ दो ना 0.45, आंसर होनी चाहिए, आंसर होनी चाहिए सब। क्या दिया सवाल में, आंसर में क्या दिया, थोड़ा सा एक बार चेक करें और अगले डाउट की तरफ जल्दी से जल्दी मूव करें, और डाउट पूछने में इतना समय ना लगाए बेटा। 13 नंबर, हाँ 45/100 लिख सकते हो इसको, दिस अपॉन 100 हो गया ना काम करना। चलिए हो गया पार्थ, डाउट किसका था, पार्थ का था ना। हाँ सर। चलो बेटा आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए नेक्स्ट बोलिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट बोलिएगा, जर कोणाला डाउट आहे तो सांगा लवकर। 21 नंबर तक जैसा कि मैं असाउन किया हूं, 50 नंबर सिद्धांत, 14 नंबर भी है, समझ ना। सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, तो सबसे पहले 14 नंबर के लिए मैं एक टेबल बनाना चाहूंगा। सवाल नंबर 14 को देखूंगा सबसे पहले, देखना और अच्छे तरीके से देखना बेटा, क्योंकि सवाल में कैसे रहता है, क्या रहता है सवाल, थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। नंबर 14 फंक्शन दिया था पीएमएफ का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको हम कल बोल रहे थे, आज भी मैं वही बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि पीएमएफ लिखा हुआ रहेगा, हमेशा मास फंक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा। द पीएमएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज, क्या है प्रोबेबिलिटी उसका, x इज इक्वल टू स्मॉल x दैट इक्वल्स टू, गिवन है आपका 5cx अपॉन 5cx अपॉन कितना है 2⁵, 2⁵, इसके लिए। और क्या है बेटा बोलना, x का वैल्यू 0 1 2, उसको ऐसा ही है 0 1 2 3 4 5, 3 4 5 ऐसा, और दूसरा में है इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। अब एक बात समझना, तो फिर आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट मींस व्हाट, कि आपको निकालना होगा क्या, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब 2 से 4 तक होता तो मुझे सभी लिखना होगा, तो आप मुझे बताओ कि 3 से ज्यादा है तो 3 को भी लेना होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, बोलो ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कितना 5, ग्रेटर देन 3 का मतलब यही है ना, 3 4 5, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब बस ये तीनों तो निकालना और ये तीनों को ही तो जोड़ना है, यानी x के जगह जब यहाँ पे 3 रख रहा हूं तो पहले कितना आ जाएगा 5c3 और 2⁵, तो चलो ठीक है, सब में है ना 2⁵, हाँ 2⁵ सब में। तो क्या करेंगे, आपको एनसीआर के फॉर्मूले तो आते हैं ना आपको अच्छे तरीके से, एनसीआर आपको पता है ना, लेकिन यहाँ पर 2⁵ जो दिया हुआ है उसको तो हम डायरेक्टली कॉमन भी ले सकते हैं, और जब कॉमन नहीं लेंगे तो सीधा 1/2⁵ तो सब में से रहेगा ही, मैंने उसको ऐसा भी लिख दिया तो भी चलेगा, 5c3 लिख दिया। नेक्स्ट कितना लेगा, 5c कितना, x के जगह 4 है, जोड़ दिया, नेक्स्ट कितना 5c5। आप यहां से कुछ बातें तो आप जानते हो सिंपल, इसके वैल्यू तो 1 होते हैं, इसके वैल्यू कितना 5 होते हैं, और इसके वैल्यू चाहो तो तुम निकाल लो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल,
5 इंटू कितना बेटा बोलना, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसके साथ कैंसिल हो जाता और 2 इसके साथ कैंसिल, एंड इधर साथ 1 अपॉन ए क्या आ जाएगा 32, 10 5 15 1 16 अपॉन 32 यानी कितना 1/2, क्या होगा बताओ मुझे 1/2, आंसर चेक कर लेना जल्दी। सवाल नंबर 14 के जो ऑप्शन है आगे बेटा, कोई दिक्कत इसमें बताएं, इसका क्वेश्चन था आशीष। वन बाई टू ना देखिए, डायरेक्टली ऐसा लिखा है 16 अपॉन 2⁵5, बात तो एक ही है ना यार, जैसा लिखना वैसा लिख दो ना, यही आंसर बोला है 16 अपॉन कितना 2⁵5, लिख सकते हो इसको ना, 2⁵5 को मैंने 32 लिख दिया। चलिए नेक्स्ट बोलिएगा, नेक्स्ट किसका डाउट था 14 के बाद, हाँ किसका डाउट था बेटा बताएं, 14 15 नंबर सिद्धांत, 15 नंबर क्वेश्चन आपको, एक मिनट कहां है 15 नंबर सवाल, हाँ जी, द फंक्शन इज ए पीएमएफ, यानी कहने का मतलब k इंटू 4 और नीचे x दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब कि 4cx है, वो क्या है वो बोलना 4cx दिया हुआ। अब उसके आगे तो अभी जस्ट आपने देखा ना बेटा, k ग्रेटर देन 0 के लिए ये सभी फंक्शन, तो अदरवाइज 0 है, तो k का वैल्यू आपको निकालना। चलो ठीक है, देखते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए तैयार रहना, और कैलकुलेशन भी कोई ज्यादा लेवल की कैलकुलेशन नहीं है, वो बचपन वाला कैलकुलेशन है बेटा, बच्चों में खेलते थे ना कैलकुलेशन वही है यहाँ पे। तो सवाल नंबर 15 बता रहा है द फंक्शन ऑफ ए पीएमएफ पी ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू, दिया हुआ है आपको k टाइम्स ऑफ 4 और नीचे x, ये नोटेशन होता है कॉम्बिनेशन का, n अपॉन r को भी n अपॉन नहीं, n और r को हम बोलते हैं क्या एनसीआर नोटेशन। हालांकि आपने देखा भी होगा सुना होगा, जो नहीं सुने हैं वो देख लीजिए जान लीजिए। हालांकि मैंने जब प्रोबेबिलिटी में भी और क्या बोलते हैं बाइनोमियल में, दोनों में बातें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि इसको भी हम डिनोट करते हैं। लेकिन अब यहां से आगे क्या है, x का वैल्यू बताओ, x का वैल्यू कितना है 0 से लेकर के 4 तक, तो 0 1 2 3 4, एक कब के लिए है जब k ग्रेटर देन 0 रहेगा तब के लिए, और अदरवाइज क्या बोल दिया है 0 है, तो k का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो जैसा आप सभी जानते हो कि सभी प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होगा 1 के बराबर होगा, तो k वहां से निकल जाएगा, k वहां से आप निकाल सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि सभी प्रोबेबिलिटी के एडिशन कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो फिर क्यों नहीं आया बेटा आपको सवाल नंबर 15, मुझे लग रहा है कि आपको ये नोटेशन जो दिया हुआ है उसका दिक्कत हो रहा होगा आपको, और आई थिंक यदि आप नोटेशन को समझ गए तो फिर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सभी प्रोबेबिलिटी में सबके एडिशन कितना होते हैं 1 के बराबर होते हैं। तो चलो आएगा, करके देना है, आएगा सर, आएगा, आ जाएगा ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ सर, क्योंकि इसमें है क्या समेशन ही तो इसका लेना है, समेशन ऑफ p ऑफ x से लिख देता हूं, x इज इक्वल टू xi लिख देता हूं ऐसा, और एक इसका वैल्यू कितना 1 के बराबर होता है, वही तो रिजल्ट यूज करना है। इसका वैल्यू आप जान लो n और r ऐसा रहा तो उसका मतलब होता है एनसीआर, यदि ये जान गए तो बाकी के सभी काम आपके लिए आसान है, क्योंकि सभी एक ही तरीके के सवाल होते हैं, कुछ अलग लेवल पे सवाल ही नहीं बनते हैं। चलो बताओ बेटा नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट किसी का कोई डाउट है तो कृपया कर मैसेज करें या स्पीकर ऑन करके बता सकते हैं। चलिए जनाब 21 तक किसी को डाउट, 21 तक किसी को कोई डाउट, मैं कम से कम तो 8 से 10 बार पूछता हूं। 21 नंबर ओंकार पाटिल, क्या बोल दिया बेटा,
द पीएम ऑफ ए, नहीं अब जो सवाल पूछ रहा है क्वेश्चन पढ़ो, सवाल पढ़िए बेटा थोड़ा सा, ओंकार सवाल पढ़िए। क्यों बेटा पढ़ नहीं रहा सवाल? माइक्रोफोन नहीं है, बढ़िया। द PMF of a random variable x is follow as P of x that equals to 0। वो कितना 3k स्क्वायर। अच्छा ए वहां पे इक्वल टू का साइन छूटा हुआ है, P of x is equals to 0 that equals to 3 क्या है k स्क्वायर, ठीक है दे दिया मैंने। नेक्स्ट बोलो, P of x is equals to 1 पे इसका वैल्यू कितना है? P of x is equals to 1 पे इसका वैल्यू कितना है? 4k माइनस 10k स्क्वायर। सवाल पढ़ जाते हैं यार, तो मैं लिख देता हूं ना यहाँ पे डायरेक्टली। हाँ, x is equals to 2 पे ये मत सोचना कि स्मॉल x कैपिटल x, सब एक ही है। 5k माइनस 1। नेक्स्ट बोलना, P of x is equals to a that equals to कितना 0। x is equals to a that equals to कितना है 0 for any other value of x then k। अब इसमें भी आपको वही काम करने होंगे, सभी के प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 के बराबर, सभी के प्रोबेबिलिटी कितना 1 के बराबर, तो यहां पे भी सबको वही काम करना होगा। क्या किया आपने, इन चलो आप तो बोल ही नहीं सकते हो, तो मैं एक काम कर रहा हूं सीधा, ये सभी प्रोबेबिलिटी जितने सारे हैं सबके एडिशन कितना 1 के बराबर कर लेता हूं। तो इसके प्रोबेबिलिटी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस दैट इक्वल्स टू कितना 1 लिख देता हूं ना, क्योंकि आपको तो पता ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ p दैट इक्वल्स टू x दैट इक्वल्स टू xi और i का वैल्यू कितना 1 से n तक रहा या a तक रहा, कुछ भी रहा, इसके एडिशन कितना 1 ही होता है। तो जब इसके एडिशन 1 होते हैं तो हमें जब इतना बात पता है तो क्यों ना हम सबको जोड़ ही लेते हैं सीधा। और यदि मैं सबको जोड़ ही लूं तो कितना बेटा बोलना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कहने का मतलब 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 10 स्क्वायर 10k स्क्वायर प्लस कितना 5k माइनस 1 प्लस 0 दैट इक्वल्स टू 1। अब तुम k का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, बराबर है 3k स्क्वायर है ना। सवाल में क्या है देख लेना। चलिए अब तो यहां से आपके लिए सिंपल है, यहां से अब आपके लिए आगे जाना बहुत ही सिंपल है। अच्छा 3k क्यू है क्या, मैंने स्क्वायर लिख दिया, क्यू है। अब बोलना सर क्यूबिक इक्वेशन नहीं आता, सो सिंथेटिक डिवीजन रूल बेटा लिख दिया ऐसा, इक्वल्स टू 1 कर लिया। अब समझना क्या है, 3k स्क्वायर तो मैंने लिख दिया, सॉरी क्यू, उसके बाद माइनस कितना 10k स्क्वायर भी लिख दिया। नेक्स्ट बोला 5 और 4 9 9k भी मिल गया, और बोलना ये -1 और इधर आके -1 ऐसा। फिर हमें सोल्व करना होगा सिंथेटिक डिवीजन से, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं। सिंपल एक काम करो ना, ऑप्शन चेक कर लो ना, k का वैल्यू जो वेरीफाई होता है वो आंसर हो जाएगा सीधा। चेक कर लो जल्दी से, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, मत सोल्व करो, ट्रायल एरर मत करो, आप सीधे उसके आंसर लिख सकते हो। लेकिन ये जो ऑप्शन दिए 2/3 3/2 3 और 1/3, ये सभी आपको वहां पे सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना। तो आई थिंक कि आप सोल्व कर पाओगे इसको, और जल्दी मुझे करके बताओ। नेक्स्ट बोलना बेटा, डाउट 21 के बाद 22 के आगे बोलना, 22 से 28 तक पहले बोल देना। ओके, इस पेज को पहले निपटा देता हूं। 22 जिसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल,
क्योंकि आपको ओनली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे ही पढ़ना है, कंटिन्यूअस अभी नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअस मिलेगा इंजीनियरिंग में, लेकिन मिलेगा बेटा वहां भी पीएमएफ मिलता है, ध्यान रखना। 33 बेटा 28 तक किसी को कोई डाउट है तो पहले बताओ। सर थोड़ा साइड 28 तक क्या साइड दो थोड़ा देख साइड मांग रहा है, चल ठीक। 25 नंबर फास्ट लिखो बेटा। पार्थ हो गया सर, हो गया। 25 नंबर सवाल को पढ़ना है। सवाल पढ़ो बेटा, बोलो आशीष। अब इसमें भी आपको वही काम करना है। 25 नंबर सवाल भी जो दिख रहा है, द पीएम ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स, पी ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू के एक्स है, सीधा ना। तो फिर निकालना क्या है, के का वैल्यू, तो सबके एडिशन 1 कर लो ना, के तो निकल जाएगा सीधा। एक ही तो रिजल्ट है यार, जिससे काम आसान हो जाते हैं। तो देखना 25 नंबर में आपको पी ऑफ एक्स दिया हुआ क्या है, पी ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू के एक्स, दैट इक्वल्स टू के एक्स मैंने लिख दिया जैसा दिया हुआ है, और एक्स का वैल्यू 1 2 3 के लिए, एक्स का वैल्यू 1 2 और 3 के लिए, और अदरवाइज में क्या है 0, क्या है 0। तो फिर आपको तो सभी पता ना कि सभी प्रोबेबिलिटी के एडिशन कितने हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूं, सभी प्रोबेबिलिटी के एडिशन यानी x का वैल्यू 1 यानी p ऑफ x दैट इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, ये सभी के वैल्यू कितना 1 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि x की जगह 1 रख दिया, k प्लस नेक्स्ट कितना आ जाएगा 2k प्लस 3k, वैल्यू 1 है ना, 3 2 5 1 6, 6k इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 लिख देना, k का वैल्यू, और सच से ही आपको निकालना ही था। सवाल में कोई जान नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, सभी सवाल वैसे हैं। आपको लग रहा होगा कि कुछ टफ है तो आप पूछे मेरे से, क्योंकि इसके लिए आपको मैं भरपूर समय भी दिया हूं। एक दिन का गैप था आपको, कल का दिन, तो आई थिंक कि आप एक दिन में 50 क्वेश्चन आप लगा ही सकते हो। एक दिन में क्या यार, मैं 1 घंटे से ज्यादा बोलता नहीं हूं। मैं बोला हूं कि ओनली 1 घंटे आपको मैथमेटिक्स के लिए देना है, बाकी आपको जेई के लिए करना है, एडवांस के लिए करना है, और भी मेंस के लिए करना है, और भी तरह तरह के एग्जाम के लिए करना है, आप दीजिए ना समय। लेकिन अभी आप 1 घंटे यदि आप मुझे देते हैं तो आपका स्टेट बोर्ड प्लस में आपका एमएसटी सीईटी, ये दोनों 100% और अच्छे तरीके से कवर होगा। चलिए अब तो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है 32। 28 तक किसी को कोई डाउट नहीं था, 28 तक डाउट नहीं है, तो आ गया 32 नंबर सवाल। देखना बेटा 31 32, a random variable x assume that 1 2 3 4 up to n तक with probabilities अच्छा वेरिएंस ऑफ x दैट इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ax, देन n का वैल्यू आपको निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ x में आपने अच्छा वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला बताओ। कल आपने वेरिएंस ऑफ x के बारे में देख लिया था, तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या था? कल 3 फॉर्मूले आपको लिखवाया था मैंने। वेरिएंस ऑफ x यानी v ऑफ x था ना, दैट इक्वल्स टू e ऑफ x माइनस कितना e ऑफ x, अच्छा e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, कुछ तो था ऐसा फॉर्मूला। और यहाँ पे एक चीज आपको दिया हुआ है, एक चीज आपको दिया हुआ है, सवाल में क्या दिया है, एक बार कहां गया सवाल, स्क्रॉल हो गया, सवाल पढ़ो एक बार। कितना नंबर 32, रैंडम वेरिएबल x assume द वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n, यानी आपको x दिया हुआ है ना, रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या, x दिया हुआ है,
और x कहां से कहां तक दिया है, 1 से लेकर के n तक दिया हुआ है। तो देखिए ना 1 2 3 4 5 ऐसे ऑन n तक दे दिया है। हाँ, विथ प्रोबेबिलिटी, विथ प्रोबेबिलिटी का मतलब यानी सेम प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल x assume the value 1 2 3 up to n with probabilities, ठीक है ना, with probabilities, तो probability तो दिया हुआ नहीं है बेटा इसमें। if variance of x that equals to, probability कुछ तो होना चाहिए, या तो सेम probability देगा या तो कुछ बोला ना, तो नहीं ऐसा बोल रहा है, तो क्योंकि क्वेश्चन में ही कुछ लग रहा है कि मिसिंग है, क्योंकि इसके प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा तब तो ना तब तो अपन xi इंटू पी आई निकाल सकते हैं, और उसका समेशन ही तो e ऑफ x निकल जाता है, क्योंकि e ऑफ x निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा, वो प्रोबेबिलिटी का रिक्वायरमेंट यहाँ पे जरूरत है। चलो फिर ठीक है ना, क्वेश्चन को देखेंगे। v ऑफ x भी आपको दिया हुआ है कितना, 4 टाइम्स ऑफ e ऑफ x। क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसका सहारा आप पीछे से ले सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे समझ में आएगा कि सवाल सही है या गलत है। मुझे लग रहा है कि सवाल में मिसिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी, विद सेम प्रोबेबिलिटी देगा या कुछ तो भी देगा। 32 नंबर सवाल, e ऑफ x, x इंटू पी आई, 32 बोला ना, हाँ। प्रोबेबिलिटी क्या है, यदि आप e ऑफ x निकालते हैं, x इंटू दिस करते हो, तो x का वैल्यू तो चलो ठीक है इतने सारे हैं, और p ऑफ x क्या है, p ऑफ x में यहाँ पे डायरेक्टली n+1 n+2 क्या लिख दिया है। सवाल इनकम्प्लीट लग रहा बेटा, सवाल इनकम्प्लीट लग रहा हो तो हमें भी पता है कि e ऑफ x निकालना ही पड़ेगा अपने को, और e ऑफ x निकालने के लिए जैसा कि कल फॉर्मूला आपने देखा, pi इंटू xi या xi इंटू pi, जो करना होगा आप कर सकते हो, इंटू pi। तो xi तो अपने पास पता है ना कितने सारे हैं, और pi हमें पता नहीं है। pi यदि पता होता तो pi मान लिया कि pi कुछ यदि 1 होगा तब जाके इस सभी का एडिशन निकलने वाला है, तो सबके प्रोबेबिलिटी पता नहीं यार 1 कैसे हो, क्योंकि n प्लस सबके प्रोबेबिलिटी यदि चेक करें यहां से तो n इंटू n+1/2 करेगा, तो n कैंसिल किया, क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए रहने दो, सवाल ही रहने दो, 32 नंबर छोड़ देना सवाल। नेक्स्ट पूछना 32 के बाद के डाउट जो है, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। नंबर 32 के बाद बोलना बेटा, क्योंकि अपन क्या को दिमाग लगाने का दूसरे, सवाल की कमी थोड़े ना। नेक्स्ट बोलिए जी, डाउट बोलिए नेक्स्ट 32 के बाद। PMT of a random variable x, PMF होना चाहिए, T नहीं हो, उल्टा F लिख दिया बेटा इसमें, बराबर, PMT नहीं हो, PMF है, वो गलती लिखा है, बोला उन्हें कि थोड़ा बहुत एरर रहेगा। अब इस सवाल समझना 33 नंबर, द PMF of a random variable x is, ऐसा दिया हुआ है और p प्लस q का वैल्यू 1 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको निकालना है। बात तो सही है, देख लेना 33 नंबर सवाल। सबसे पहले जो डब्बा दिया हुआ है आपका, कैपिटल x दैट इक्वल्स टू स्मॉल x दिया हुआ है, और इसके आगे 0 1 2 3 भी दिया हुआ है, 0 1 2 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट नीचे कितना है, p ऑफ x दैट इक्वल्स टू स्मॉल x, तब जाके इसके वैल्यू क्यूब का क्यूब, नेक्स्ट है आपको 3q² p
नेक्स्ट है 3qp² एंड लास्ट वन आपको दिया है pq। और भी कुछ कंटेंट है। क्या है कंटेंट? इफ p प्लस q 1 है, इफ p प्लस q 1 दिया हुआ है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कितना? वेरिएंस। और वेरिएंस निकालने के लिए, वेरिएंस बोले तो क्या होगा, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकालना होगा। एंड ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का मतलब कि चतुराई भरी सवाल हो गया। आपको एक्सपेक्टेड भी निकालना होगा, वेरिएंस भी निकालना होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना होगा। इन तीनों के थ्रू ही आपको आगे जाना। तो मैं सबसे पहले वेरिएंस का फॉर्मूला, जैसा कि आपको याद है, e ऑफ x² माइनस कितना? e ऑफ x का स्क्वायर, ऐसा। अब इसके आगे यदि आप जाओगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी e ऑफ x जब निकालना होगा तो समेशन ऑफ pi इंटू x है या xi इंटू p। तो सबसे पहले तो मैं यही कर लेता हूं, सबसे पहले तो समेशन निकाल लेता हूं, देखना क्या निकल जाएगा। चलो निकालो, पहले एक एक करके तुम निकालते जाओ, मुझे बताते जाओ। चलो कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। चलिए बेटा कैलकुलेशन करिए, पी आई एक्स आई जल्दी, जिसका सवाल है वो करते चले साथ में। यानी कितना आ जाएगा इसका इसके साथ, यानी पहले 0, नेक्स्ट कितना 3q² p प्लस कितना दिस इनटू दिस यानी 6q p² प्लस कितना 3p q, ऐसा। हो गया। और यदि आपको इसका सहारा लेना होगा p के रिस्पेक्ट में या q के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये बात भी पता है कि p प्लस q का वैल्यू 1 है, बराबर है। तो आप तो या तो ए इक्वेशन को कंप्लीटली p के फॉर्म में लिख लें या तो कंप्लीटली q के फॉर्म में लिख लें, क्योंकि आपको p प्लस q का वैल्यू कितना 1 है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, q का वैल्यू 1 माइनस p तो लिख सकता हूं ना। यदि मैं इसमें लगा ही देता हूं तो कुछ तो कम होगा कैलकुलेशन। तो क्या आ जाएगा बेटा बोलो? 0 तो नहीं, 3 इंटू q² यानी 1 माइनस p का स्क्वायर इंटू p प्लस 6q है, q की जगह पे 1 माइनस p इंटू p² प्लस 3pq। जल्दी बेटा कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। बताओ मुझे कितना आ रहा है। मैं एक कर देता हूं, बाकी आपको सिंगल करके प्रोसेस में बता रखा हूं कि आपको सबसे पहले e ऑफ x निकाल लेना है, उसके बाद e ऑफ x² निकाल लेना है, फिर वहां से वेरिएंस निकल जाएगा, फिर उसका रूट लेंगे तो क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कितना आ जाएगा? 3p एज इट इज बाहर रख दिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 प्लस p² माइनस 2p, ठीक है, प्लस 6p² को ऐसा लिख दिया 6p² इंटू 1 माइनस p, ठीक है, प्लस 3pq एज इट इज कर बेटा कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब 3p से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितना आ जाएगा बोलो? 3p प्लस 3pq माइनस 6p² बराबर है, प्लस कितना 6p² माइनस 6pq प्लस 3p। देखना कुछ कैंसिल होगा तो आसान होगा, नहीं तो जनरली होता भी है तो कैंसिल होना ही चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा सोल्व करना आसान नहीं होगा एग्जाम में, और खास करके 2 मार्क्स के लिए आएगा तो कट होना ही चाहिए। 3pq कैंसिल विद 6pq यानी 3p बचा होगा। क्या बचा? ओनली 3p बचा। तो अभी जैसा कि आपको यहां से एक बात मालूम चल गया कि e ऑफ x का वैल्यू आपके सामने 3p के बराबर आ रहा है, बराबर। तो ऐसा ही e ऑफ x² भी निकाल सकते हो ना, वैसा ही मैं काम कर रहा हूं, e ऑफ x² निकाल रहा हूं, यानी इसमें x से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं, x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या बनेगा अब बताना।
यानी सभी में 1 से मल्टीप्लाई करके 1 सेकेंड क्या करना है आपको, जोड़ना है, फिर वही काम होगा, बराबर है। तो बेटा जल्दी से एक काम आप कैलकुलेशन एक पार्ट मैंने किया, अब इसको तो तुम कर ही सकते हो। ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, ई ऑफ एक्स का जो भी रिजल्ट आया उसमें एक्स को जोड़ने, एक्स से मल्टीप्लाई करते जाना है और सबको जोड़ते जाना है। पहले वाले में एक्स से मल्टीप्लाई किया 0, दूसरे वाले में किया तो 1 सेकेंड 0, नेक्स्ट कितना आएगा, चलो कैलकुलेशन फास्ट। उसके बाद ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद वेरिएंस ऑफ एक्स जब निकालना होगा, 1 सेकेंड मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हूं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कितना, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और जो भी आएगा इसको अंडर रूट ऑफ बी ऑफ एक्स का लेना, जो आएगा आपको आंसर। कैलकुलेशन अब आपके हाथ। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने में यदि किसी को अड़चन हो रहा है तो एक बात समझ ले कि जब ई ऑफ एक्स जब आप निकालते थे, थोड़ा सा समझ ले, ई ऑफ एक्स जब निकालते हैं तो क्या होता, पी आई इंटू एक्स आई ऐसा होता। अब यहां पे क्या करना होगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर जब निकालना होगा तो एक्स आई स्क्वायर करना, यानी कितना, पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर करना होगा, और फिर से आपको वही प्रोसेस करके आपको लिखना हो, बराबर है। तो फिर तुम निकाल सकते हो आराम से, ये भी निकल जाएगा, ये तो निकला हुआ है, दोनों को माइनस करना, खेल खत्म कर लेना, जो आएगा आपको आंसर होगा। चलो बेटा नेक्स्ट बताओ, जल्दी बताओ, नेक्स्ट डाउट की तरफ आ रहा हूं। चलिए जनाब जल्दी, सवाल कहां तक दिया था मैंने, कितने नंबर हो गया, 33 हो गया, जल्दी निपटा ले बेटा। चलो ट्राई किया तो पूछो, ट्राई नहीं किया हो तो बेवजह समय ना गवाएं, क्योंकि अभी एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, उसमें 1-2 कंसेप्ट है वो बता दूंगा, वो खत्म हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि उसमें भी कोई जान नहीं है। जैसा आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, वो ऐसा ही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी, कोई ज्यादा कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 रिजल्ट है, वही 1-2 रिजल्ट पे पूरा गेम ओवर होगा, और बहुत ही आसान है, कोई दम नहीं। चलिए आगे कोई डाउट, 50 नंबर तक कोई डाउट है तो बोलिए, नंबर 50 तक कोई डाउट है तो बताएं। 38 नंबर हर्षवर्धन, चलो जिसने ट्राई किया हो तो पूछ लो। 38 नंबर क्या बोला बेटा, द पीएमएफ ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दिस एक्स ग्रेटर देन 3, कोई फर्क मत मानना, कंटिन्यूअस है डिस्क्रीट है कुछ भी है, फॉर्मूला वही है इसके लिए भी। ग्रेटर देन 3 की बात किया ना तो क्या होगा, बोलो ना, 4 तक दिया हुआ है, यानी ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा। ग्रेटर देन 3 में ऊपर वाला एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक है, तो चलो अब वही काम कर रहा हूं। 38 नंबर, और एक कैलकुलेशन करके जिसका जो डाउट था कृपया कर मुझे बताएं कि हाँ सर आ गया, तब मुझे भी तसल्ली मिलेगा कि जो मैंने बताया उससे तुम कर रहे हो, बराबर है। तो 38 नंबर सवाल पे देखना, क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है आपको क्या, पीएमएफ ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पी ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू P of x that equals to x अपॉन कितना है 8 है ना शायद, और x का वैल्यू कितना है 0 से लेकर के कितना 4, अदरवाइज 0 अदरवाइज। अब क्या बोला है, अब क्या बोला है, P of x is greater than 3, इसका बात निकालना है आपको। तो सबसे पहले चलो जल्दी से क्या करते हैं अपन, आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, सबके प्रोबेबिलिटी का एडिशन भी तो आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होते हैं, और क्या होता है इसमें
लेकिन आपको पूछा है कितना ग्रेटर देन 3, 3 से 4 तक है फंक्शन, तो फिर इस तरह के फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? आप एक बात समझिए, ग्रेटर देन 3 आपको निकालना है और पूरा फंक्शन जो आपको गिवन है, यानी पूरे प्रोबेबिलिटी गिवन है, 4 तक ही गिवन है, क्या करेंगे? तो बेसिक बात, आप थोड़ा सा जानकारी रखना, आप अपने पास इकट्ठे रखना, कभी भी इस तरह की कंडीशन में, क्योंकि आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हो, कहां पे है पता नहीं। ग्रेटर देन 3 हमें इतना समझ में आ रहा है, 3 से बड़ा और 4 से कम, यानी 3 और 4 के बीच में फंक्शन होना, तब इस तरह के कंडीशन में आपको इंटीग्रेशन यहां पे इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना प्रोबेबिलिटी कौन से पॉइंट पे है। बस आपको इतना ही निकालना कि 3 से बड़ा और 4 से छोटा, तब एक कंडीशन में आपको यूज करना होगा डेफिनाइट इंटीग्रल के फॉर्मूले। डेफिनाइट इंटीग्रल जैसा कि आप निकालते हो, सपोज 3 से 4 लिख दिया, 3 से 4 लिख दिया, फंक्शन जो भी है आपका f of x, ऑलरेडी x अपोनेंट है, मैं कुछ भी इसमें अलग नहीं कर रहा हूं, सीधा अप्लाई कर रहा हूं, क्या बनेगा बेटा? अब कैलकुलेशन करके जल्दी से मुझे बताओ क्या आने वाला है। कितना? 1/8 को यदि मैंने बाहर रख दिया, x है तो x स्क्वायर अपॉन कितना 2 हो जाएगा, आई कितना 4 और 3 एज इट इज हो जाएगा। 2 को 1 सेकंड बाहर लेके 1/16 लिख दिया, और यहां पे मैं कर रहा हूं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 16 माइनस 9 यानी 7/16। अब हालांकि ये जो मैंने इंटीग्रल के कंसेप्ट यूज किया हूं, ये इसलिए यूज किया कि यहां पे आप प्रोबेबिलिटी को या x वाले फंक्शन को स्प्लिट करके नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको बस इतना ही पता है कि ग्रेटर देन 3 बोला है और लेस देन 4 बोला है, बीच में कहां पे क्या है वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। बस आपको इतना ही हिंट है कि 3 से बड़ा और 4 से छोटा के लिए आपको निकालना है उसका प्रोबेबिलिटी, तो एक काम ही कर रहा हूं। नेक्स्ट 50 तक फास्ट लिखना। चलो यदि हो गया होगा तो मैं मूव करूंगा अगले चैप्टर पे, अगले चैप्टर पे मूव करूंगा, तो इंतजार कर लूं थोड़ा देर, कुछ डाउट होगा तो आ जाएगा मैसेज में। चलिए, तो समझना है, अगले चैप्टर पे आ रहा हूं। आई थिंक सो कि आपके डाउट ओवर हो चुके हैं, क्योंकि कोई डाउट के नाम पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, ना तो मैसेज बॉक्स में, ना तो आपके स्पीकर ऑन करके पूछने में। तो मैं आ रहा हूं अगले चैप्टर पे, तो हेडिंग देना अगले चैप्टर का, ये था आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब एक बात समझना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने बाइनोमियल के फॉर्मूले ऑलरेडी आप जानते हो, तो बाइनोमियल का कुछ तो हेल्प यहां पे जरूर मिलेगा आपको। बाइनोमियल का बहुत कुछ हेल्प मिलेगा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूं बहुत कुछ हेल्प आपको मिलेगा। मैं उससे पहले कि असाइनमेंट आपको आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूं, थोड़ा सा वेट करें। बाइनोमियल थ्योरम में आपने क्या क्या देखा और क्या क्या जानते हो बाइनोमियल थ्योरम में? बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या जानते हो? और ये चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं कुछ चैप्टर नहीं, मतलब पूरे पेपर में आपको सेंड करूंगा, जो प्रीवियस 1-2 साल के पेपर हैं, जिसमें मैंने ओनली 12th का आपको बताया हूं। तो चलो बेटा आ जाओ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का असाइनमेंट आपके ग्रुप में मैं डाल दिया हूं, आई थिंक सबको रिसीव हो गया होगा।
तो चलो इस असाइनमेंट के सहारे थोड़ा सा हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे हमें डिस्कस करना और कौन कौन से पॉइंट। हाँ जी, बहुत कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। नहीं नहीं, 50 क्वेश्चन है अभी। यानी यहाँ भी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिलेगा। तो चले मैं आ रहा हूं, सबसे पहले हेडिंग देना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ बेसिक रिजल्ट जो तुम जानते हो उसका डायरेक्टली यहाँ पे यूज करूंगा। लिख देना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ बेसिक रिजल्ट जो जानते हो मैं वही लिख रहा हूं। बोलना एक किस लिए लिख रहा हूं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के लिए लिख रहा हूं। a² + 2ab + b²। मेरा इंटेंशन ये नहीं कि मैं फॉर्मूला आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं, इससे आपको क्या निकलेगा, बाइनोमियल का कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, जिसको तुम बोलते हैं ना, कौन सा ट्रायंगल होता हो, अरे बोलो, पास्कल ट्रायंगल, वही काम करना आपको। नेक्स्ट a + b का होल क्यूब कितना, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। नेक्स्ट यदि तुम लिखोगे भी a + b का पावर 4, तो ये भी तुम्हारा बन जाएगा a⁴ + 4 टाइम्स ऑफ a³ प्लस कितना 6a² b² + 4ab³ + b⁴। एक बात, आखिर ये कैसे लिखना है, सपोर्ट दैट कि पावर यदि 4 तक रहा तो आप थोड़ा सा एड़ी चोटी का जोर लगा के पावर 4 का 5 तक पहुंच सकते हो। सपोर्ट दैट की पावर में यदि मैंने 6 और 8 दे दिया, मान लिया कि पावर 8 दिया, तो फिर आपको सोल्व करके लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए एक सहारा लेते हैं हम, पास्कल ट्रायंगल का सहारा लेते हैं। और पास्कल ट्रायंगल भी एक लिमिटेशन के बाद काम नहीं करता है। आपके नोटबुक भर जाएंगे ट्रायंगल बनाते 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 बनाते। पावर यदि मान लिया कि मैंने 50 दे दिया, 50 का पावर का हमें निकालना होगा कोएफिशिएंट, तो फिर ये भी पास्कल ट्रायंगल भी वहां पे फ्लॉप कर जाता है। तो मैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैं बता चुका भी हूं और फिर से मैं बता रहा हूं आपको, समझना। सबसे पहले पास्कल ट्रायंगल, क्या, पास्कल्स ट्रायंगल for binomial coefficient। समझना, पहले 1 दे दिया, 1 दे दिया, 1 दे दिया। लग रहा होगा ऐसा, एक 1 यहां से इधर भी 1 जा रहा है, इधर भी 1, पक्का। तो फिर से 1 लिख दिया मैंने। अब 1 का एडिशन कितना, 2, जो यहां लिखूंगा, और 1 फिर से, यानी कहने का मतलब कि दोनों साइड में आपको 1 1 डालते जाना है, और बीच वाले जो भी टर्म आ रहा है उसके एडिशन करके उसके बीच में लिखना है। जैसा 1 + 1 का एडिशन 2 इसके बीच में लिख दिया मैंने। अब फिर से रूल क्या बोलता है पास्कल ट्रायंगल का, कि 1 तो साफ दे दो, आप दोनों तरफ मैंने 1 दे दिया। बोला पास्कल ट्रायंगल ने साफ 1 दे दो, मैंने दोनों तरफ 1 दे दिया। अब बीच वाले नंबर का एडिशन करके आपको लिखना होगा उसके बीच में। क्या होगा बेटा बता, बोलो। 1 + 2 once again this one is the 3, 2 + 1 this one is the also 3 दे दिया मैंने। फिर पास्कल साहब ने वही बात बोला कि 1 1 दे दो दोनों तरफ, मैंने दे दिया 1 1 दे दिया मैंने। फिर वही बोला बीच वाले का एडिशन करके आप उसके बीच में लिख दो। तो मैं पीछे नहीं हटा, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 1 + 3 4 लिख दिया मैंने इसके बीच में। फिर और भी नीचे जाओगे तो फिर साहब ने जो बातें बोला था 1 और 1 देना, मैंने दे दिया ना 1। अब इसके बीच में वंस अगेन नंबर का एडिशन करके उसके बीच में लिख रहा हूं फिर से। तो क्या बन जाएगा बताओ मुझे, 4 और 1 कितना 5, नेक्स्ट कितना 10, नेक्स्ट कितना वंस अगेन 10
और x कितना 5। यानी ए आपको यहां से ऐसा जो दिख रहा है ना, ऐसा, और इधर से भी आपको जो दिख रहा है इस तरह से, और नीचे भी जो दिख रहा है, ये जो शेप आपको जो दिख रहा है, दिस इज द ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल को किसने खोजा था? पास्कल साहब ने खोजा था, जिसके वजह से इसका नाम ही हो गया पास्कल ट्रायंगल। आखिर यूज कैसे करते हैं? बहुत सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करूं, या क्यूब की बात करूं, या पावर 4 की बात करूं, या 5 की बात करूं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे क्या? जब स्क्वायर कर रहा हूं तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सबसे पहले यहां पे जो फर्स्ट टर्म है उसका हाईएस्ट पावर वही हो जाता है, उसके बाद उसके पावर 1 से, हाईएस्ट पावर 1 से कमता है, और दूसरा वाला 1 से बढ़ता है। देखो ना, हाईएस्ट पावर 1 से कम गया। कोएफिशिएंट की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, कोएफिशिएंट तो हम पास्कल से उठा लेंगे, उस आप जो बता के गए अपने को, उससे मदद मिल जाएगा अपने को कोएफिशिएंट का। बाकी फिर से कितना लास्ट में वही स्क्वायर, देखना ए क्यूब है, ए का पावर 1 से कम हो गया, बी बढ़ गया, और 1 से कम हो गया, बी बढ़ गया, फिर ए का पावर 1 और ए से कम हो जाएगा, 1 से कम यानी 0 हो जाएगा ना। ए का पावर 0 का मतलब क्या? 1। तो बाजू वाला कितना? बी क्यूब। कोएफिशिएंट का तो टेंशन नहीं है, कोएफिशिएंट का तो टेंशन नहीं है। तो अब आपने a प्लस बी के पावर 4 लिखा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि a प्लस बी के पावर 5 के लिए थोड़ा सा एक बार अपना जोर लगाए बाय यूजिंग दिस पास्कल रिजल्ट। तो सबसे पहले तो a का पावर 4 नहीं 5 लिखूंगा, उसके पावर 1 से कम करके बाजू वाले का पावर बढ़ाएंगे, 1 से कम करके इसको बढ़ाएंगे, 1 से कम करके इसको बढ़ा दिया, 1 से कम करके इसको बढ़ा दिया, फिर 1 से कम करके इसको बढ़ा दिया। लेकिन हमें अभी कोएफिशिएंट के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। तो पावर 5 के लिए देखना ना बेटा, देखो एक इसका है पावर, a प्लस बी के पावर कितना है बेटा, बोलना 1, a पावर 2, a पावर किसका 3, और एक इसका है a प्लस बी के पावर 4। तो फिर एक किसका है? a प्लस बी के पावर कितना 5। कोएफिशिएंट कितना 1 5। तो पहले 1 दे दिया 5, नेक्स्ट में 10 10, फिर से 10 यहाँ और 10 यहाँ डाल दिया, उसके बाद फिर से 5 और 1, तो फिर से मैंने 5 यहाँ डाल दिया और 1 तो चलो नहीं भी लिखा तो भी कोई गुनाह नहीं। ये बन गया ना a प्लस बी के पावर 5 का रिजल्ट। लेकिन आखिरी में ए रिजल्ट आने के बाद फ्लॉप कर जाता। कहां पे? मान लिया कि यदि मैंने एक इसका पावर यदि मैंने 15 बोल दिया, तो क्या आपको 15 तक इस तरह से रिजल्ट निकालना होगा? तो क्या वो डिफिकल्ट नहीं है लिखना? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत समय लगेगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ही तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज आया है कि हमें इंडिविजुअल टर्म भी यदि मुझे निकालना होगा तो आपको याद होगा फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। मैं कुछ 11th की पोर्शन की बात करूंगा, यहाँ पे जरूर बात करूंगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा बेसिक यूज तो होगा ही यहाँ पे। तो मैं थोड़ा यदि बात करूं 11th वाले पोर्शन में, बेटा इतना आपको लिखना है सर। रुको सर, लिखना है। हाँ सर। कि स्क्रीनशॉट लेना है? सर 1 मिनट रुको, थोड़ा बाकी। जल्दी लिखो, बस लिखो, बता रहा था लिंक टूट जाएगा, जल्दी कम ऑन। दस 13 16 3 दिन एग्जाम है आपको बेटा, इसमें मार्क्स लाना है, एब्सेंट अच्छे मार्क्स लाना है। नाकामियां मत छुपाना टेस्ट के लिए, इसका भी तुम्हारा से बोर्ड का भी कंप्लीट होगा, क्योंकि मैंने कोर्स का नाम ही दिया था एमएसटी सीटी प्लस स्टेट बोर्ड, दोनों का कंप्लीट रिवीजन।
और इवन मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको ज्यादा समय नहीं देना है, बस मैं आपसे अपने दिन का 1 घंटे मांग रहा हूं, 1 घंटे इसके लिए और 1 आध घंटे आपको सवाल लगाने के लिए, बाकी मैंने कहीं नहीं मांगा। बाकी आप यूज करो ना बाकी केस में। यदि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, आप इसके रिगार्डिंग जेईई मेंस के क्वेश्चन लगा लीजिए।